हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग बैंकिंग जागरूकता अभ्यास प्रश्नों का भाग 7 करने वाले हैं, या यूं कहें बैंकिंग अवेयरनेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 7। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पहले कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और बाद में हम उन सभी का एक छोटा सा सारांश देखेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास एक डिस्क्लेमर है जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। सो द डिस्क्लेमर इज लाइक दैट द images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आज समीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। ठीक है, आइए पहला प्रश्न है हमारे पास, बचत बैंक खाते पर ब्याज दर डैश आधार पर गणना की जाती है। विकल्प है त्रैमासिक, मासिक, दैनिक, अर्धवार्षिक या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है दैनिक। स्पष्टीकरण, भारत में बचत बैंक खातों पर ब्याज दरें आमतौर पर दैनिक आधार पर गणना की जाती है। इसका मतलब है कि ब्याज दैनिक आधार पर खाते के शेष राशि के आधार पर अर्जित होता है और आमतौर पर तिमाही आधार पर खाते में जमा किया जाता है। यह विधि अधिक बार संयोजन की अनुमति देती है जो खाता धारकों को उनके कुल ब्याज आय को बढ़ाकर लाभान्वित कर सकती है, जो कम बार गणना की तुलना में अधिक होती है। दूसरा प्रश्न है, एक उपभोक्ता बंधक ऋण पर देय भुगतान करने में विफल रहता है तो इसे कहा जाता है। विकल्प है क्रेडिट जोखिम, पुनर्वित्त जोखिम, तरलता जोखिम, निपटान जोखिम, इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, क्रेडिट जोखिम। स्पष्टीकरण, क्रेडिट जोखिम उस संभावना को संबंधित करता है कि एक उधारकर्ता सहमत शर्तों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रहेगा। बंधक ऋण के संदर्भ में यदि एक उपभोक्ता भुगतान करने में विफल रहता है तो यह इंगित करता है कि उस ऋण पर डिफॉल्ट का जोखिम है। यह जोखिम उधारदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, क्योंकि यदि उधारकर्ता निर्धारित समय पर ऋण का भुगतान नहीं करता है तो इससे वित्तीय नुकसान हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, लिवरेज अनुपात क्या है? विकल्प है पूंजी से कुल संपत्ति जोखिम भारित, पूंजी से कुल संपत्ति जोखिम भारित नहीं, पूंजी से कुल देनदारियां, टीयर 1 पूंजी से टीयर 2 पूंजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, पूंजी से कुल संपत्ति जोखिम भारित नहीं। स्पष्टीकरण, लिवरेज अनुपात एक वित्तीय माप है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग और वित्त में किसी कंपनी की अपनी वित्तीय दायित्व को पूरा करने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसे बैंक की पूंजी इक्विटी से उसकी
कुल संपत्ति के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। बिना जोखिम के समायोजन के यह अनुपात संस्थान द्वारा उपयोग किए जा रहे लिवरेज की डिग्री का मूल्यांकन करने में मदद करता है और इसकी वित्तीय स्थिरता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जितना अधिक लिवरेज अनुपात होता है, कंपनी उतना ही कम लिवरेज होती है, जो कि दिवालियापन के कम जोखिम को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? विकल्प है आईसीआरए, क्रिसिल, ओनिकरा, केयर या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है क्रिसिल। स्पष्टीकरण, क्रिसिल यानी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1987 में की गई थी और इसे भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह क्रेडिट रेटिंग, अनुसंधान, जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है और भारतीय वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अन्य एजेंसियां जैसे आईसीआरए, ओनिकारा और केयर बाद में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई तब करता है जब एक बैंक को सामना करना पड़ता है। विकल्प है बाजार जोखिम का, ऋण जोखिम का, तरलता जोखिम का, निम्न पूंजी पर्याप्तता का या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है निम्न पूंजी पर्याप्तता। स्पष्टीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई तब करता है जब किसी बैंक की पूंजी पर्याप्तता आवश्यक सीमा से नीचे गिर जाती है। पीछे ढांचा बैंकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए समय पे हस्तक्षेप को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें विभिन्न उपाय शामिल हैं, जिनमें निम्न पूंजी पर्याप्तता और अन्य वित्तीय तनाव संकेतकों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए लागू किया जा सकता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, एक चेक को क्रॉस किया जा सकता है। विकल्प है ड्रॉअर के द्वारा, धारक के द्वारा, संग्रहण बैंक के द्वारा या तो ए बी सी या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है या तो ए या बी या सी। स्पष्टीकरण, एक चेक को क्रॉस किया जा सकता है ड्रॉअर, वह व्यक्ति जो चेक लिखता है उसे दो समांतर रेखाएं खींचकर क्रॉस कर सकता है। यह संकेत देने के लिए है कि इसे सीधे बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए, ना कि सीधे नकद किया जाना चाहिए। धारक, चेक के कब्जे में रहने वाला व्यक्ति प्राप्तकर्ता भी इसे क्रॉस कर सकता है। संग्रहण बैंक, एक संग्रहण बैंक वह बैंक जो भुगतान के लिए चेक को संसाधित कर रहा है, वो भी चेक को क्रॉस कर सकता है ताकि यह संकेत दिया जा सके कि इसे जमा किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एनआई अधिनियम 1881 का खंड का प्रकार में लिखित को परिभाषित करता है? विकल्प है सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सेक्शन 13। स्पष्टीकरण, प्रक्रिया में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 13 विशेष रूप से प्रक्रिया में लिखित को परिभाषित करती है। यह बताती है कि प्रक्रिया में लिखित का अर्थ एक वचन पत्र, विनिमय बिल या चेक या तो आदेश के लिए धारक के लिए देय हो। यह परिभाषा उन प्रमुख विशेषताओं को स्थापित करती है जो इन लिखितों को प्रक्रिया में बनाती है।
जैसा कि इन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित करने की क्षमता, जो वाणिज्यिक लेन-देन में उनके कार्य के लिए केंद्रीय है। धारा 11 व्यक्ति के परिभाषा से संबंधित है। धारा 2 प्रतिफल को परिभाषित करती है। धारा 14 लिखतों की विशेषताओं से संबंधित है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाते में चेक बुक जारी नहीं की जाती है? विकल्प हैं नाबालिग खाते में, संयुक्त खाते में, निरक्षर खाते में, अनिवासी खाते में या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है निरक्षर खाता। स्पष्टीकरण, निरक्षर खाता, जबकि बैंक निरक्षर व्यक्ति को खाता खोलने की अनुमति दे सकते हैं, वह अक्सर चेक बुक जारी नहीं करते हैं, क्योंकि व्यक्ति के चेक पर हस्ताक्षर करने की क्षमता पर संदेह होता है। इसके बजाय उन खातों में लेन-देन के लिए वैकल्पिक तरीकों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे अंगूठे का निशान या निकासी के लिए विशिष्ट बैंक प्रोटोकॉल। आवश्यक खाता, आमतौर पर बैंक आवश्यक खातों के लिए चेक बुक जारी नहीं करते हैं, क्योंकि आवश्यक कानूनी रूप से अनुबंध में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होते हैं। सभी लेन-देन एक माता-पिता या अभिभावक के माध्यम से किए जाने चाहिए। क्वेश्चन 9, विदेशी मुद्रा गैर निवासी खाता बैंक या एफसीएनआरबी किस वर्ष पहली बार पेश किया गया था? विकल्प हैं 1991, 1993, 1995, 1996 या फिर इनमें से कोई। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी 1993। स्पष्टीकरण, विदेशी मुद्रा गैर निवासी खाता योजना 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेश की गई थी। एफसीएनआरबी खाते अनिवासी भारतीयों को विदेशी मुद्रा में बैंक खाते बनाए रखने की अनुमति देते हैं, जिससे वह अपनी विदेशी आय और निवेश को भारत में अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। यह खाते लाभदायक होते हैं क्योंकि वह विनिमय दर में उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं और विदेशी मुद्रा में ब्याज भी कमाते हैं, जिसे वापस भेजा जा सकता है। एफसीएनआर खातों की शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय वित्तीय क्षेत्र में व्यापक सुधारों का हिस्सा थी। 10वां प्रश्न है, भारत में कृषि ऋणों के संदर्भ में अल्पकालिक ऋण उन ऋणों को संबोधित करता है जो डैश से कम अवधि के लिए दिए जाते हैं। विकल्प है 1 वर्ष, 15 महीने, 18 महीने, 24 महीने या फिर इनमें से कोई। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी 15 महीने। स्पष्टीकरण, अल्पकालिक ऋण, कई ढांचों में अल्पकालिक कृषि ऋणों को 1 वर्ष तक की अवधि वाले ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा है। 15 महीने का संदर्भ, यह संभव है कि कुछ विशिष्ट योजनाओं या संदर्भों में अल्पकालिक ऋण 15 महीने तक की अवधि वाले ऋण तक विस्तारित हो सकते हैं, विशेष रूप से जब कुछ सरकारी पहलों या किसानों के लिए लक्षित विशिष्ट वित्तीय उत्पादों पर विचार किया जाता है। यह कुछ नीतियों या दिशा निर्देशों के आधार पर एक व्याख्या हो सकती है, जो कुछ शर्तों के तहत थोड़ी लंबी अवधि प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी ऋण को एनपीए कहने के लिए ब्याज या मूलधन की किश्त न्यूनतम कितने समय के लिए अतिदेय होनी चाहिए? विकल्प है 60 दिनों के लिए, 90 दिनों के लिए, 120 दिनों के लिए, 180 दिनों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी 90 दिन। स्पष्टीकरण,
भारत में एक ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति या एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब ब्याज या मूलधन की पुनर्भुगतान 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया रह जाती है। तो यह वर्गीकरण बैंकों और वित्त संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें उनके ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता का आकलन करने और क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने में मदद करता है। जब एक ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो यह इंगित करता है कि उधारकर्ता को ऋण चुकाने में कठिनाई हो रही है, जिससे ऋणदाता को आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता होती है, जिससे ऋण का पुनर्गठन, वसूली प्रक्रियाओं की शुरुआत या संभावित नुकसान के लिए प्रावधान शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाणिज्यिक बैंकों में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की निगरानी कौन करता है? विकल्प है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारत सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। स्पष्टीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। पीएसएल दिशा निर्देश आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बैंक प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए अपने ऋण लक्ष्य को पूरा करें, जिसमें कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यम, शिक्षा, आवास और अन्य शामिल हैं, जो देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। हालांकि नबार्ड और सिडबी जैसे संस्थान विशिष्ट क्षेत्रों में वित्त पोषण और समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन पीएसएल की समग्र निगरानी और विनियमन आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, नबार्ड एक कोष का प्रबंधन करता है जिसे ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष कहा जाता है। इसके वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत क्या है? आपके विकल्प हैं घरेलू वाणिज्यिक बैंकों पर लगाए गए जुर्माने जो पीएसएल लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे, विदेशी बैंकों 20 से कम शाखाओं वाले पर लगाए गए जुर्माने जो पीएसएल लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहते हैं, केंद्र सरकार पर लगाए गए जुर्माने जो पीएसएल लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहते हैं, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है घरेलू वाणिज्यिक बैंकों पर लगाए गए जुर्माने जो पीएसएल लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहते। स्पष्टीकरण, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष का प्रबंधन नबार्ड द्वारा किया जाता है ताकि ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। आरआईडीएफ के वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत उन घरेलू वाणिज्यिक बैंकों पर लगाए गए जुर्माने से आता है जो अपनी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य को पूरा करते नहीं है। जब ये बैंक अपने पीएसएल दायित्व को पूरा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें आरआईडीएफ में योगदान करना पड़ता है, जिसे फिर विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाता है। यह तंत्र भारत में ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से धन को चैनलाइज करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बैंकों द्वारा क्रेडिट सर्जन के उदाहरण है? विकल्प हैं ऋण देना, प्रतिभूतियों की खरीद, प्रतिभूतियों की बिक्री, केवल ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ओनली ए और बी। एक्सप्लेनेशन, ऋण देना, जब बैंक ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं तो क्रेडिट बनाते हैं। इसका कारण यह है कि बैंक वह पैसा उधार देते हैं जो उनके पास भौतिक रूप से नहीं होता है। इसके बजाय वह उधारकर्ताओं के खाते में एक जमा बनाते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति प्रभावी रूप से बढ़ जाती है। प्रतिभूतियों की खरीद, जब बैंक प्रतिभूतियों या सरकारी बॉन्ड की खरीद करते हैं तो वह इन प्रतिभूतियों के लिए भुगतान जमा बनाकर करते हैं। यह क्रिया भी धन की आपूर्ति में वृद्धि करती है जो क्रेडिट डिमांड का एक रूप है। प्रतिभूतियों की बिक्री, जब बैंक प्रतिभूतियों को बेचते हैं तो क्रेडिट नहीं बना रहे हैं, बल्कि वह संपत्ति या प्रतिभूतियों को नकदी में परिवर्तित कर रहे होते हैं जो आमतौर पर अर्थव्यवस्था में कुल क्रेडिट को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से बैंकों की आकस्मिक देयता के रूप में भी जाना जाता है? विकल्प है
कैश क्रेडिट्स, गैर निधि आधारित उधार, निधि आधारित उधार, नकद आरक्षित अनुपात या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समा सही उत्तर है बी, गैर निधि आधारित उधार। स्पष्टीकरण, आकस्मिक देयताएं संभावित देयताएं होती हैं जो भविष्य की घटना के परिणाम पर निर्भर करती हैं। बैंकों के संदर्भ में गैर निधि आधारित उधार में गारंटी, क्रेडिट पत्र और अन्य प्रतिबद्धताएं शामिल होती हैं जो तुरंत बैंकों को धनराशि वितरित करने की आवश्यकताएं नहीं होती हैं, लेकिन भविष्य में एक दायित्व का कारण बन सकती हैं। इसके विपरीत कैश क्रेडिट और निधि आधारित उधार में वास्तविक धनराशि का वितरण शामिल होता है और इसलिए इन्हें आकस्मिक देयता नहीं माना जाता है। कैश रिजर्व अनुपात, यह एक नियामक आवश्यकता है और इसे आकस्मिक देयता के रूप में योग्य नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आरबीआई में गैर आधिकारिक निवेशकों की संख्या क्या है? विकल्प है 12, 16, 18 या 10 या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 10। स्पष्टीकरण, आरबीआई के केंद्रीय बैंक में आधिकारिक निदेशक शामिल होते हैं जैसे गवर्नर और 4 उप गवर्नर। इसके अतिरिक्त सरकार 10 गैर आधिकारिक निदेशकों को, जो सरकारी अधिकारियों को, और 4 स्थानीय बोर्डों में से प्रत्येक 4 निदेशकों को नियुक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैंकों के लिए स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ आरबीआई से रातों रात धन उधार लेने के लिए उपलब्ध है? विकल्प है रेपो दर, बैंक दर, आधार दर, सीमांत स्थायी सुविधा या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, सीमांत स्थायी सुविधा। स्पष्टीकरण, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है। बैंकों को स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध आरबीआई से रातों रात धन उधार लेने की अनुमति देती है। यह विशेष रूप से आपातकालीन वित्त पोषण के लिए डिजाइन की गई है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब बैंक अपने तरलता की आवश्यकताओं को इंटरबैंक बाजार के माध्यम से प्रबंधित करने में असमर्थ होते हैं। रेपो दर, जबकि बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध रेपो तंत्र के माध्यम से आरबीआई से उधार ले सकते हैं। प्रश्न विशेष रूप से रातों रात उधार लेने का उल्लेख करता है, जो इस संदर्भ में एमएसएफ के साथ अधिक निकटता में मेल रखता है। बैंक दर, यह आरबीआई की वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक उधार दर है और यह विशेष रूप से प्रतिभूतियों के विरुद्ध रातों रात उधार लेने से संबंधित नहीं है। बेस रेट, यह वह न्यूनतम ब्याज दर है जो बैंक उधारकर्ताओं से चार्ज कर सकते हैं और यह आरबीआई से उधार लेने से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि रेपो दर 6% है तो निम्नलिखित में से कौन सा रिवर्स रेपो और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा के बारे में सही है? विकल्प है रिवर्स रेपो दर 7 है और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा 8% है। रिवर्स रेपो दर 5% है और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा 8% है। रिवर्स रेपो दर 5% है और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा 7% है। रिवर्स रेपो दर 8% है और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा 7% है या फिर इनमें से कोई। उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है रिवर्स रेपो दर 7% है और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा 8%। स्पष्टीकरण, रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रमुख नीतिगत दरें हैं। रेपो दर वह दर जिस पे केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रिवर्स रेपो दर वह दर जिस पे केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है।
सीमांत स्थायी सुविधा वह दर जिस पर बैंक अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों के बदले केंद्रीय बैंक से रातों रात धन उधार ले सकते हैं। इनका अगर विश्लेषण करें, रिवर्स रेपो दर 7% है और सीमांत स्थायी सुविधा 8% है। यह गलत है क्योंकि रिवर्स रेपो रेट दर कम होना चाहिए। रिवर्स रेपो दर 5% है और सीमांत स्थायी सुविधा 8% है। यह गलत है क्योंकि जहां रिवर्स रेपो रेट रेपो दर से सही रूप से कम है, वहीं एमएसएफ दर रेपो रेट की तुलना में असामान्य रूप से अधिक है। रिवर्स रेपो दर 5% है और सीमांत सुविधा 7% है। यह सही है क्योंकि रिवर्स रेपो रेट से कम होता है और एमएसएफ रेपो रेट से ज्यादा होता है। रिवर्स रेपो दर 8% और सीमांत स्थायी सुविधा 7%। यह गलत है क्योंकि रिवर्स रेपो रेट कम होना चाहिए। इसलिए सही उत्तर है रिवर्स रेपो दर 5% और सीमांत स्थायी सुविधा 7% है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा खरीदता है तो मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विकल्प है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा आपूर्ति घटेगी, मुद्रा आपूर्ति स्थिर रहेगी, मुद्रा आपूर्ति विनिमय दरों के आधार पर बढ़ेगी या घटेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, मुद्रा आपूर्ति विनिमय दरों के अनुसार बढ़ेगी या घटेगी। स्पष्टीकरण, जब भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा खरीदता है तो वह आमतौर पर घरेलू अर्थव्यवस्था में भारतीय रुपए डालकर ऐसा करता है। इस प्रक्रिया में प्रचलन में आईएनआर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे धन आपूर्ति बढ़ सक जाती है। यह चरण दर चरण स्पष्टीकरण दिया गया है। जैसे आरबीआई विदेशी मुद्रा खरीदता है, आरबीआई बाजार से विदेशी मुद्रा जैसे कि यूएसडी यानी यूएस डॉलर्स खरीदता है। आईएनआर में भुगतान, इस विदेशी मुद्रा के लिए आरबीआई बाजार में आईएनआर यानी इंडियन नेशनल रुपीस जारी करता है। धन आपूर्ति में वृद्धि, बाजार में आईएनआर जारी होने से घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर प्रचलन में धन की कुल मात्रा बढ़ जाती है। यानी सही उत्तर है धन आपूर्ति में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चेक के अस्वीकृत के संदर्भ में सही है? विकल्प है, चेक की अस्वीकृति या भुगतान ना होने के कारण हुआ, अस्वीकृति के बाद उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए, अस्वीकृति की तारीख निश्चित होनी चाहिए, उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। उत्तर है उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण, चेक के अस्वीकार या भुगतान ना होने के कारण हुआ। सही। नोटिंग का मतलब है कि चेक को अस्वीकार या भुगतान या बैंक द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया है। यह नोटिंग प्रक्रिया का मूल आधार है। बी, अस्वीकृति के बाद उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। सही। अस्वीकृति का नोटिस चेक के अस्वीकृत होने के बाद उचित समय के भीतर दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि संबंधित पक्ष समय पर डिफॉल्ट के संदर्भ में कार्रवाई कर सके। अस्वीकृति की तारीख निर्दिष्ट होनी चाहिए। सही। अस्वीकृति का नोटिस स्पष्ट रूप से उस तारीख को निश्चित करना चाहिए जब चेक अस्वीकृत हुआ था। यह जानकारी समय सीमा स्थापित करने और किसी या भी संभावित कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जमा खातों के प्रकार है? खासा खाता, वेतन खाता, आवर्ती खाता। नीचे दिए कोड से सही विकल्प चुनें। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन, या फिर इनमें से कोई। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है केवल एक और दो। स्पष्टीकरण, खासा खाता, चालू खाता और बचत खाता। प्रकार, हाँ, खासा खाते जमा खाते के प्रकार हैं। यह चालू खातों जो आमतौर पर ब्याज नहीं कमाते हैं और बार बार लेन देन के लिए उपयोग किए जाते हैं, और बचत खातों जो ब्याज कमाते हैं लेकिन निकासी पर कुछ सीमाएं होती हैं का संयोजन होते हैं। वेतन खाता। प्रकार, हाँ, वेतन खाते विशेष जमा खाते होते हैं, उन व्यक्तियों के लिए डिजाइन किए गए होते हैं जो नियमित वेतन भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इनमें अक्सर शून्य शेष आवश्यकता और कर्मचारियों के लिए अनुकूलित अन्य सुविधाएं होती हैं। आवर्तित खाता। प्रकार, हाँ, आवर्तित जमा खाते एक प्रकार के जमा खाते होते हैं जहां व्यक्ति नियमित रूप से, आमतौर पर मासिक, एक निश्चित राशि जमा कर सकते हैं और जमा की गई कुल राशि पे ब्याज कमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
जब एक समर्थनकर्ता बिना समर्थनकर्ता का नाम लिखे साधन के पीछे अपना हस्ताक्षर करता है तो इसे कहा जाता है। विकल्प है रिक्त समर्थन, विशेष समर्थन, सशर्त समर्थन, आंशिक समर्थन या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, आंशिक समर्थन। स्पष्टीकरण। आंशिक समर्थन तब होता है जब पृष्ठानकर्ता किसी विशेष पृष्ठानकर्ता को निर्देशित किए बिना लिखित के पीछे अपना नाम, जैसे चेक या वचन पत्र पर हस्ताक्षर करता है। इसका मतलब यह है कि उपकरण धारक को देय हो जाता है और उपकरण रखने वाला कोई भी व्यक्ति भुगतान का दावा कर सकता है। यहाँ स्पष्टता के लिए अन्य प्रकार के अनुमोदनों का संक्षिप्त दिया गया है। पहला है विशेष प्रश्नाकरण। इस प्रकार का प्रश्नाकरण उस व्यक्ति को निश्चित करता है जिसे लिखित देय है। उदाहरण के लिए जॉन डो के आदेश पर भुगतान करें, जिसके बाद समर्थनकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। दूसरा है सशर्त समर्थन। इस प्रकार का समर्थन एक शर्त लगाता है जिस साधन का भुगतान करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जॉन डो को भुगतान करें यदि वह प्रोजेक्ट पूरा करता है, जिसके बाद समर्थनकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। दूसरा आंशिक प्रश्नाकन। इस प्रकार का प्रश्नाकन निर्देशित करता है कि लिखित पर देय राशि का केवल एक भाग ही प्रश्नाकर्ता के भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि आंशिक समर्थन आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड के तहत मान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23। जब एक समर्थनकर्ता किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर राशि का भुगतान करने के लिए साधन के पीछे अपना हस्ताक्षर करता है तो इसे कहा जाता है। विकल्प है रिक्त समर्थन, सामान्य समर्थन, आंशिक समर्थन, विशेष समर्थन या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है विशेष समर्थन। स्पष्टीकरण। विशेष समर्थन तब होता है जब समर्थनकर्ता साधन के पीछे अपना नाम हस्ताक्षर करता है और एक विशेष व्यक्ति को निर्देशित करता है जिसे राशि का भुगतान किया जाना है। उदाहरण के लिए यदि समर्थनकर्ता जॉन डो का भुगतान करे लिखता है और उसके बाद अपना हस्ताक्षर करता है तो यह विशेष समर्थन है। इसका मतलब है कि केवल जॉन डो के ही भुगतान का दावा कर सकता है। रिक्त समर्थन यह तब होता है कि जब समर्थनकर्ता बिना किसी निजी समर्थनकर्ता के पीछे हस्ताक्षर करता है जिससे वह किसी भी धारण करता है को भुगतान योग्य हो जाता है। सामान्य समर्थन यह शब्द आमतौर पर प्रक्रमण साधनों से संबंधित कानूनी संदर्भों में उपयोग नहीं किया जाता है। आंशिक समर्थन यह केवल राशि या साधन के एक हिस्से का समर्थन करने और संबंधित करता है जो समर्थन के संदर्भ में मानक शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसमें किए गए जमा जमा बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। विकल्प हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी बैंक, गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। स्पष्टीकरण। डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन भारत में कुछ वित्तीय संस्थानों में रखे गए जमा के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है। यहाँ विकल्पों का विवरण दिया गया है। पहला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यह बैंक योजना के अंतर्गत आते हैं और बैंकों में जमाकर्ताओं के धन का बीमा होता है। दूसरा, निजी बैंक। निजी क्षेत्र के बैंकों में जमा भी योजना के अंतर्गत बीमा होती है। गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। जबकि कुछ गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में सीमित बीमा कवरेज हो सकता है। कई डीआईसीजीसी बीमा के तहत अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि वे विशिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए इनकी कवरेज भी विभिन्नता हो सकती है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पीएसीएस मुख्य रूप से कृषि ऋण के लिए सहकारी समितियां हैं और डीआईसीजीसी द्वारा कवर नहीं की जाती हैं। वह जमा बीमा प्रदान नहीं करती हैं, जिसका अर्थ है इन समितियों में जमा जोखिम में या फिर इनमें से कोई नहीं। यह विकल्प ये दर्शाएगा कि सूचीबद्ध सभी संस्थान कवर किए गए हैं, जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। बैंकों द्वारा ऋणों के हिस्से के रूप में नुकसान को कवर करने के लिए अलग रखे गए धन को क्या किया जाता है। प्रावधान कवरेज अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ऋण से कवरेज अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है।
समय समाप्त। सही उत्तर है ए, प्रावधान कवरेज अनुपात। स्पष्टीकरण। प्रावधान कवरेज अनुपात यह अनुपात इंगित करता है कि एक बैंक ने संभावित ऋण हानि को कवर करने के लिए कितनी प्रावधानें अलग रखी हैं। यह बैंक की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों से होने वाले नुकसान को अवशोषित करने के लिए तैयारी को दर्शाता है। उच्च पीसीआर इंगित करता है कि एक बैंक ने संभावित ऋण चूक को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं। पूंजी पर्याप्त अनुपात। यह अनुपात एक बैंक की पूंजी को उसके जोखिम भारित परिसंपत्तियों के संबंध में मानता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास नुकसान को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी हो, लेकिन यह विशेष रूप से ऋण हानियों के लिए धन अलग रखने के बारे में नहीं। ऋण से कवरेज अनुपात। यह शब्द बैंकिंग में सामान्यतः उपयोग नहीं होता है और विशेष रूप से ऋण हानियों के लिए धन अलग रखने से संबंधित नहीं। नकद आरक्षित अनुपात। यह एक बैंक की कुल जमा राशि का प्रतिशत है जिसे केंद्रीय बैंक के साथ आरक्षित रखना होता है और यह ऋण हानियों के प्रावधानों से संबंधित नहीं है। इनमें से कोई नहीं। यह विकल्प इंगित करता है कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, लेकिन हमने देखा कि एक जो है वो सही उत्तर के रूप में पहचानता है। हमने प्रश्नों को समाप्त कर लिया है। आइए बात करें सारांश की। हमने देखा बचत बैंक खातों पर ब्याज दरें, बंधक ऋण डिफॉल्ट, लेवरेज अनुपात की परिभाषा, भारत में पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आरबीआई की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, चेक को क्रॉस करना, प्रक्रिया में लिखित की परिभाषा, चेक बुक के बिना खाता, एफसीएनआर बी खातों का परिचय, कृषि में अल्पकालिक ऋण, ऋण को एनपीए मापदंड, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की निगरानी, आरआईडीएफ फंडिंग का स्रोत, बैंकों द्वारा क्रेडिट सृजन का उदाहरण, बैंकों की आकस्मिक देयता, आरबीआई में गैर अधिकारी निदेशक, रातों रात निधि उधार, रेपो दर का प्रभाव, आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद का प्रभाव, अस्वीकृत चेक के लिए नोटिंग, जमा खातों के प्रकार, रिक्त समर्थन की परिभाषा, विशेष समर्थन की परिभाषा, जमा बीमा योजना के बहिष्करण, ऋण हानियों के लिए अलग रखे गए धन। इसी के साथ हमने कर लिया है इस टॉपिक को समाप्त। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी है समझी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।